एल्केन। तो शुरुआत करते हैं हम कार्बनिक रसायन से। मैंने शुरू में बताया था कि कार्बन ढेर सारे यौगिक बनाता है। कार्बन के ढेर सारे यौगिक बनाने का जो कारण है वो दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला तो ये कि कार्बन चतुस्संयोजकता दर्शाता है, यानी कि चार बंध बना सकता है। सामान्य सामान्य तत्वों में चार बंध बनाना सबसे ज्यादा बंध बनाने जैसा है, ठीक है। दूसरा, कार्बन में एक खास गुण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर बड़ी बड़ी श्रृंखला या चक्रीय संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कार्बन ढेर सारे यौगिकों का निर्माण करता है। अब जब कार्बन ढेर सारे यौगिकों का निर्माण करता है तो इनमें जो आधारभूत यौगिक है उस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम सबने सुना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। अब इन यौगिकों को क्यों पढ़ना है? क्योंकि जितना भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जितना भी कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, उनमें हाइड्रोकार्बन ही आधारभूत यौगिक है। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं जो सभी कार्बनिक यौगिकों के आधारभूत यौगिक होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक इन्हीं से बने होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं हम। तो वर्गीकरण में हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन, यानी बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों को दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का एक ही रूप है जिसको हम कहते हैं एल्केन। असंतृप्त दो प्रकार के हैं, एल्कीन और एल्काइन। चक्रीय यौगिक भी क्रमशः दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यानी एक जैसे परमाणुओं से मिलकर चक्र बनाने वाले, और विषम चक्रीय यानी इनके चक्रीय संरचना का निर्माण एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से होता है। समचक्री के दो प्रकार हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिफैटिक जो है वो ओपन चेन को बोलते हैं, ठीक है ना। विषम चक्री के भी यही दो प्रकार हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए कॉपी में आप लोग जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आपको अगली चीज जो जाननी है वो है एल्केन किसको कहते हैं। तो एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें
कार्बन की श्रृंखला में केवल कार्बन कार्बन एकल बंध पाया जाता है। इसी तरीके से आप बाकी को भी लिखेंगे, ठीक है ना। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। तो ये बात ध्यान से रखिए कि अगर आप आने वाली 3 से 4 क्लास अच्छी तरह अटेंड कर लेते हैं और ईमानदारी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो 11वीं में जो कुछ छूट गया था, जो भूल गए थे या जो नहीं बताया गया था बाई चांस, वो आपको यहां से कवर हो जाएगा और आने वाले टाइम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। एल्कीन में क्या लिखेंगे आप? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब आते हैं एल्काइन। सारी चीज बिल्कुल ऊपर जैसी लिखेंगे आप। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की श्रृंखला में कम से कम, यहां से बदल देंगे, कार्बन की श्रृंखला में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। और एल्काइन में क्या बात है? एल्काइन में कम से कम एक स्थान पर, यानी कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। ये 3 चीजें लिखना तो बताया नहीं। इसके बाद आप लोगों को लिखना है एल्किल समूह। हेडिंग डाल लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आर से प्रदर्शित करते हैं, लिखिए इसमें। सभी अपना कॉपी पेन साथ में रखिए, ठीक है। एल्किल समूह में लिखें, यह एल्केन का सक्रिय रूप है। यह एल्केन का सक्रिय रूप है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। लिखा हुआ CnH2n+1 होता है। अब इसके बाद हाँ, लिखा हुआ है ना, कम से कम एक स्थान पर कार्बन कार्बन त्रिबंध पाया जाता है। अब आप लिखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह किसको कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में
जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में उपस्थित होने पर यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में उपस्थित होने पर या जुड़ा होने पर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नामकरण पे। आईयूपीएसी नामकरण की ही बात करेंगे हम। सामान्य नामकरण का कोई खास आधार नहीं है, इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो जानिए कि आईयूपीएसी का मतलब क्या है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी शुद्ध और व्यवहारिक रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये क्या कहलाता है? आईयूपीएसी। ये संगठन ही रसायन से संबंध में निर्णय लेता है कि पूरी दुनिया में कौन सी चीज को माना जाना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको इसके नामकरण से मतलब है, नामकरण। तो पहली बात तो इसको ज्यादा डिफिकल्ट मत मान के चलिए। ज्यादा डिफिकल्ट मान के चलेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है ना। 2-3 लोग अपने माइक ऑन कर लीजिए और एक एक करके मेरे को अपने नाम बताइए। चलिए, कोई एक अपना नाम बताए। नाम बताओ बेटा। एक पहला नाम किसने बताया? पूरा नाम बताएंगे। अरबिना। आगे। ठीक है। अब हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूं। अरबिना जायसवाल। दूसरा। अरे कोई और बताओ। हाँ, घनसाय निराला। ठीक। पिंकी जाटवर। क्या नाम बताया बेटा? साहू। नाम कट रहा है। सूरजभान साहू। चलो, इतना काफी है ना। ठीक है। बाकी लोग थोड़ा बंद कर लेंगे या चालू रहने देंगे, बात नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इन सब नामों में आपको क्या सामान्य दिखाई देता है? क्या बात कॉमन है? आप नोटिस करें कि सारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन सभी नाम 2 हिस्सों से बने हैं, है ना।
अरबिना जायसवाल, अरबिना और जायसवाल, धनसाय और निराला, पिंकी जाटवर, सूरजभान साहू। इन दोनों नामों में एकदम करना आप लोग। ये जो पहला हिस्सा है अरबिना, धनसाय, पिंकी, सूरजभान, ये आपकी व्यक्तिगत पहचान को दर्शाता है। यानी जब क्लास में हम लेते हैं बोलेंगे तो है कि धन व्यक्ति का नाम समझ में आ जाता है कौन है पिंकी, ठीक है ना। तो पहला नाम का पहला हिस्सा आपकी दर्शित करता है। दूसरा हिस्सा जायसवाल, निराला, जाटवर, साहू पहचान नहीं है, ये शब्द की पहचान है। यानी समूह की पहचान कि आप सोसाइटी में, समाज में किस समूह से आते हैं, ठीक बात है। तो किसी भी नाम में दो मुख्य हिस्से होना अनिवार्य है। किसी का भी नाम ले लो, उसमें दो हिस्से होंगे ही होंगे, पहला और दूसरा। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी किसी भी नाम के दो मुख्य हिस्से होते ही होते हैं। अब आप इसी नाम में देखिए, मैं कुछ और बदलाव करता हूं। मान लीजिए भविष्य में इनमें से कोई वकील बन गया, या कोई डॉक्टर बन गया, या कोई किसी ने ज्यादा डिग्री हासिल कर ली, तो लोग अपना नाम कैसे लिखते हैं? किसी ने डॉक्टर लगा लिया अपने नाम के आगे, किसी ने एडवोकेट लिख लिया, है ना। और कोई कुछ और भी लिख सकता है, जैसे मान लीजिए कि एलबी, आगे कुछ और बड़ी डिग्रियां हैं तो लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब यह है सुरेश, माइक बेटा, आपका माइक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आप देखें कि इन दो भागों के अलावा भी कुछ हिस्से जोड़े जा सकते हैं, पर वो अनिवार्य नहीं है। मतलब वो होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है, पर नाम तो नहीं होने हैं। तो ओवरऑल हम हैं कि जब हम लड़की का नाम या लड़के का नाम, जैसे यहां लिखेंगे कुमारी पिंकी जाटवर, तो सही लगेगा। पिंकी जाटवर कुमारी लिखेंगे तो गड़बड़ लगेगा। तो आपको पता चलता है कि कुछ जो शब्द हैं वो नाम के पहले लगाए जाते हैं। जैसे सूरजभान साहू डॉक्टर, तो ठीक नहीं लगेगा। डॉक्टर सूरजभान साहू, तो आप देख रहे हैं कि ये नाम पहले लगाए जाएंगे। लेकिन एडवोकेट सूरजभान साहू या सूरजभान साहू एडवोकेट, सही तरीका नाम के पीछे लगाने का है इसके। तो कुछ शब्द दोनों नाम के सामने लगाए जाते हैं और कुछ शब्द नाम के पीछे लगाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कार्बनिक रसायन में उसके नाम में कुल कितने हिस्से होते हैं। नामकरण में कार्बनिक यौगिक के नाम के कुल 4 भाग हो सकते हैं। याद रखिए, हो सकते हैं ना, होते हैं नहीं। जिसमें मैं कुछ इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, वर्ड रूट यानी आधार, शब्द आधार, प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक प्रत्यय, और सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक प्रत्यय। तो पहली बात तो ये बीच का जो दो नाम दिख रहा है आपको, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, ये अनिवार्य भाग है। यानी इसके बगैर नाम नहीं बनेगा, ये तो होना ही होना है। बाकी दो हिस्से अनिवार्य नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो चलिए अब मैं आपको एक एक चीज का अर्थ बताता हूं कि ये वर्ड रूट क्या बताता है।
वर्ड रूट या हम इसको WR लिख दिया करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या बताता है इसको नोट कीजिए, फिर बताइए मेरे को, तो मैं वर्ड रूट का मतलब आपको लिखवाता हूं। ठीक है, लिखिए वर्ड रूट, हेडिंग डाल के लिखिए, उसके आगे डैश करके। किसी कार्बनिक यौगिक, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मुख्य श्रृंखला में, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं, उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को, हाँ, किसी कार्बनिक यौगिक में, सब माइक बंद कर लेंगे तो साफ सुनाई देगा। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को वर्ड रूट से दर्शाते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा लिखिए प्राइमरी सफिक्स, इसको हम PS से भी लिखा करेंगे, ठीक है, भविष्य में। इसमें लिखें यह कार्बनिक यौगिक किस हाइड्रोकार्बन समूह का है, यह हाइड्रोकार्बन, यह कार्बनिक यौगिक किस हाइड्रोकार्बन समूह का है, यह प्रदर्शित करता है। अब यहां ध्यान देंगे कि यहां केवल 3 ही समूह हैं। एल्केन तो उसको प्रदर्शित करेंगे किससे, एन से। अगर एल्कीन है तो उसको प्रदर्शित करेंगे इन से, और एल्काइन है तो उसको प्रदर्शित करेंगे आइन से। सिर्फ 3 ही प्रीफिक्स हो सकते हैं, प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3 हो सकते हैं, या तो एन होगा, या तो इन होगा, या तो आइन होगा। तो श्रृंखला देख के ये पहचान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, सेकेंडरी सफिक्स। किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण समूह, सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखा जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित
सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब लास्ट चीज है प्रीफिक्स। महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह को सेकेंडरी सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रीफिक्स लिखिए, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। इसमें लिखें कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह को छोड़कर अन्य सभी समूहों को, अन्य सभी क्रियात्मक समूहों को लिख सकते हैं आप, अन्य सभी क्रियात्मक समूहों को प्रीफिक्स के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बातें याद करने की और प्रैक्टिस की आपकी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं यहां एक टेबल आपको दे रहा हूं जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या, इनका वर्ड रूट, ठीक है, फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स अगर वो एल्केन है तो, एल्कीन है तो, और एल्काइन है तो क्या नाम रखेंगे हम इसके। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन परमाणु अगर एक है तो उसका वर्ड रूट होता है मेथ, मेथेन नहीं, केवल मेथ। एल्केन है तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो मेथेन हो जाएगा। ये क्या होगा, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, एन, इसमें जोड़ते हैं ईन, इसमें जोड़ते हैं आइन, तो ये हो जाएगा आपका पूरा नाम मेथेन। अब चूंकि एक ही कार्बन है इसलिए वहां कार्बन कार्बन द्विबंध और कार्बन कार्बन त्रिबंध नहीं हो सकता, तो एक कार्बन का न तो एल्कीन होता है और न ही एल्काइन। दो कार्बन को कहते हैं एथ, तो ये हो जाएगा एथीन, सॉरी एथेन, यहां हो जाएगा एथीन और यहां हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही आप बाकी बनाएंगे। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे हम, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, पेंट तो पेंट, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। 6 हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। ठीक है, इसको पूरा बना सकते हैं आप लोग ना। हाँ, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बाद में नोट कीजिएगा। मैं इसमें कुछ और वर्क दूंगा आपको, अभी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना।
हाँ मिटाइए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। अब आपका जो वर्क है वो किस तरीके से है, देखिए मैं दो तीन बना के दिखा देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप कार्बन की संख्या n बराबर मान लीजिए 4 लेते हैं। तो n बराबर 4 में सबसे पहला काम आप बनाएंगे एल्केन। तो सूत्र के हिसाब से एल्केन का सूत्र क्या होता है आपको पता है, CnH2n+2। पहले वाले से देखेंगे, Cn की जगह पे 4 है, H2n 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसकी विस्तारित संरचना और संकुचित संरचना दोनों बनाना है। 4 कार्बन को एकल बंध से जोड़िए। अब हर कार्बन में आपको देखना है कि कितनी जगह बच गई। 4 जगह भरनी चाहिए, 4 बंध बनने चाहिए। पहले कार्बन ने एक बंध बनाया है, 3 जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे, दूसरे में 2 जगह जोड़ेंगे, तीसरे में 2 जगह जोड़ेंगे और चौथे में 3 जगह जोड़ देंगे। पूरा हाइड्रोजन गिनिए, 4 4 8 और 2 10। फार्मूले के बराबर होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका संकुचित संरचना, ठीक है ना, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर, संपीड़ित संरचना। पहले वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 3। तो इसको लिखेंगे CH3, बंध ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2। तीसरे के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2। चौथे के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3। इसका नाम आप लिख सकते हैं ब्यूटेन। क्या नाम लिखेंगे, ये तो हुआ एल्केन बन गया। दूसरा, अब हम इसी का क्या बनाएंगे, एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए ऊपर वाले सूत्र में 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे, तो C4H8 हो जाएगा। फिर से प्रसारित संरचना, 4 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड में लिखेंगे और पहले और दूसरे के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है ना। याद रखिए, सिर्फ पहले और दूसरे में लगाएंगे आप, तीसरे चौथे बाकी बीच में कहीं भी नहीं लगाएंगे। अभी केवल पहले दूसरे में लगाइए। पहले दूसरे में 2 बंध बन गए तो बचा सिर्फ 2 जगह, 2 जगह हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस कार्बन को देखिए, 2 बंध इधर बना है, 1 बंध इधर, 3 बंध बन चुका है, इसलिए सिर्फ 1 जगह बची है, 1 हाइड्रोजन। ये वाले में 2 जगह बची है और ये वाले में 3 जगह बची है। टोटल 4 जगह भरनी है, 4 बंध बनाने हैं। जितना बन चुका है उसको छोड़ के 4 कंप्लीट कर लीजिए। तो अब इसका संपीड़ित संरचना, पहले वाले में 2 हाइड्रोजन है तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये हो गया ब्यूटीन। इसका नाम क्या रखेंगे, ब्यूटीन। ऐसे ही आप बनाएंगे एल्काइन। तीसरी चीज, फार्मूला 2 हाइड्रोजन और कम कीजिए, क्योंकि इसका सूत्र क्या है, CnH2n-2। 2 हाइड्रोजन कम, तो n मतलब 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम, 6 हाइड्रोजन। फिर से कीजिए, 4 कार्बन को एक साथ एकल बंध से जोड़िए, पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, 3 बंध। तो पहले वाले कार्बन ने 3 बना लिए, सिर्फ एक जगह खाली है, 1 हाइड्रोजन। दूसरे ने 3 और 1 4 बना लिए, इसलिए उसमें नहीं जोड़ेंगे। तीसरे में 2 और चौथे में 3। तो पहले वाले में है CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड है CH2 CH3। ये है आपका ब्यूटाइन। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि जैसे मैंने n बराबर 4 लेके 3 चीजें बनाई, आप n बराबर 1 से लेके 10 तक सभी का बना लीजिए।